पहले सबसे हम ये बात कर लेते हैं कि एचआर क्या है। तो आप लोग बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है कि एचआर क्या है। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये मैं फील करती हूँ कि एचआर ये है, बट ये किसी किताब से नहीं है, ये गूगल से नहीं है, दिस इज़ जस्ट माई फीलिंग। मुझे लगता है कि एचआर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो है वो लोगों को इस तरह से मैनेज करना है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके गोल्स को अचीव कर सकें। दैट्स इट। थ्रू पीपल यू आर गोइंग टू अचीव द गोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर मी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एचआर। बट व्हाट डू यू थिंक कि एचआर क्या है आपके ख्याल में? आप बताएं। केयरिंग फॉर पीपल, या ठीक है। Managing people, listening to them, बिल्कुल। And definitely come to an end with a solution. And solution provider, Exactly. ठीक है, ठीक है। And then encouraging them। और किसी के ख्याल में HR क्या है? HR क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करता है HR। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एक ही चीज़ हो गई ना, स्लैश प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिटेंशन, डायरेक्शन टुवर्ड्स गोल्स, और efficient relationship मैम between the employer and the employees. एफिशिएंट रिलेशनशिप। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सारा कुछ इसलिए लिखा है कि अभी जब हम HR की बेसिक्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं ये ही वन बाय वन आ रही हैं। तो HR इज़ बेसिकली बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। अच्छा, आज की जितनी भी कॉन्वर्सेशन है ये ना तो किसी किताब से मैंने ली है, ना ये मैंने कोई इंटरनेट से ली है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाती एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं ना तो जो कुछ भी हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है शायद वो उतना एप्लीकेबल नहीं होता जितना हम प्रैक्टिकल लाइफ में आके सीखते हैं। तो आपके एम्प्लॉयर्स और स्पेशली आपका पहला एम्प्लॉयर जो है ना वो आपका बेस्ट टीचर होता है। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ और उन लोगों को कहती हूँ जो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, चूज़ योर फर्स्ट एम्प्लॉयर वेरी केयरफुली। और आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं और आपने जहाँ पर भी अपने करियर का स्टार्ट लिया है, अपनी पहली जॉब को ये समझें कि यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी योर लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ऐड सम वैल्यू, बट वो भी आपको सिखा रहे हैं, वो भी आपकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आप भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग फॉर यू। मुझे ऐसे लगता है कि 17 साल के बाद भी अभी भी मुझे जहाँ जिससे कुछ भी सीखने का मौका मिलता है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सीखूँ। और एवरी डे इज़ ऑब्वियसली learning experience for me as well। तो recruitment and selection HR का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और कह लें कि सबसे पहला फंक्शन, क्योंकि एक बार एक गलत डिसीजन आपने ले लिया किसी को हायर करने का, आपने उसका फ्यूचर भी ख़राब कर दिया और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लायबिलिटी क्रिएट कर दी। तो ये जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है हमें बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि ठीक है किसी जॉब के लिए बंदे को ढूंढना है, कोई बात नहीं हायर कर लेंगे हम बंदे को, बट चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ये मेन जो है वो ट्रिक है। तो रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन है उसमें क्या मेथड्स यूज़ होते हैं और किस तरह से हम जो है वो राइट टैलेंट फॉर द राइट जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भी पहले का एक जो फेज़ है दैट इज़ CV सोर्सिंग, कि आप किस जॉब के लिए कहाँ से CV सोर्स करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन एंड वी ऑल आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो कौन मुझे बताएगा कि क्या क्या सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट में CV जो है सोर्स करने के? ओके, Most professional platform is LinkedIn. लिंक्डइन। ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हर जॉब रोल के लिए लिंक्डइन इफेक्टिव है? No. ओके, क्या managerial staff, Exactly. some of the sales staff,
लेकिन जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है उसके लिए वो उतना vital उसके लिए उतना इफेक्टिव नहीं Highly है। qualified, highly experienced. एग्जैक्टली तो इट डिपेंड्स सबसे पहले तो कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी जॉब रोल की रिक्वायरमेंट आई है उसको आपने किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ताकि आप अपने अभी जो एनर्जी और रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की भी, और आप राइट टैलेंट को ढूंढ सकें। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप सही प्लेटफॉर्म चूज़ करें। जिस तरह से लेट्स सपोज कि मुझे बताएं कि अगर हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनको हायर करना है, तो व्हाट विल बी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट? सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए यूजुअली लिंक्डइन भी सम एक्सटेंट तक यूज होता है, लेकिन जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना रिक्रूटमेंट चैनल्स के लिए, वो ज़्यादा वाइबल होते हैं क्योंकि फेसबुक में होता है, बिल्कुल। फेसबुक पे जॉब ऐड लगा सकते हैं आप, ठीक है। रोजी पे ऐड दे सकते हैं। रोजी पे मैं आपको टिप देती हूँ, आप एक सेल्स की जॉब का ऐड दें और लिख दें कि रिक्वायर्ड इन मल्टीपल सिटीज़। आपके पास इतना बेहतरीन पूल एक ही ऐड के अंदर तैयार हो जाएगा, हर सिटी के लोग आपके पास आ जाएंगे। बट अगर आपने सेल्स हेड को हायर करना है, देन व्हाट इज़ द राइट चैनल? लिंक्डइन, हेड हंटर्स, क्योंकि उनके पास एक Rosie's a good. बिल्कुल एक और मेथड जिसको हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज अ टिप, Our context. यस, एम्प्लॉय रेफरल। यस, एम्प्लॉय रेफरल बहुत बेहतरीन तरीका है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का। पहली चीज़ तो आप देखें कि इंटरनल आप अगर हायरिंग कर सकते हैं, आपके पास टैलेंट है, आप इंटरनली लोगों को मौका दें। बट अगर इंटरनल टैलेंट नहीं है तो एम्प्लॉय रेफरल का प्रोग्राम लॉन्च करें, एम्प्लॉय रेफरल से सीवीज़ लें, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि जो जॉब रोल है उसके लिए एग्जैक्टली आपने कहाँ जाना है। सो दिस वाज आई मीन फ्यू टिप्स ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू का प्रोसेस। इंटरव्यू के लिए आपके ख्याल में क्या प्रोसेस होना चाहिए? अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्विक करना है, इफेक्टिव करना है, एंड यू वांट टू राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी हो और लोग मेरिट पे हायर हो, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हायरिंग प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि इन्होंने ऐड किया था, एग्जैक्टली आप डिफाइन कर लें कि ये हमारे पास जॉब रोल्स हैं, ये स्केल्स हैं, इतने स्केल तक, लेट्स सपोज असिस्टेंट मैनेजर तक अगर हायरिंग हो रही है तो एचआर और लाइन मैनेजर इन्वॉल्व होगा, और मे बी एक क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। फिर प्रोसेस को आप डिफाइन इस तरह से करें कि बजाय इसके कि एचआर बैठ के शॉर्ट लिस्टिंग करे, एचआर को एग्जैक्टली नहीं पता कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, एचआर लाइन मैनेजर को एक एक्सेल शीट भेजें, वो शॉर्ट लिस्टिंग करें और एचआर इंटरव्यूज अरेंज करें। तो बेहतर तरीका यही है कि लाइन मैनेजर और एचआर एक ही इंटरव्यू में उसको सेलेक्ट कर ले। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर की जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें +1 डिपार्टमेंट हेड को आप ऐड कर ले, और अगर उसमें आप 2 राउंड इंटरव्यू के करना चाहते हैं तो पहला लाइन मैनेजर और एचआर इंटरव्यू कर ले, और दूसरा डिपार्टमेंट हेड और कोई भी क्रॉस फंक्शनल हेड उसमें ऐड हो जाए, और इवन सीईओ की अगर इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है तो वो भी ऐड हो जाए। जब एक दफ़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया जाएगा रिक्रूटमेंट का, तो हमेशा आप सही टैलेंट को पिक करेंगे, हमेशा ट्रांसपेरेंसी होगी, फेवरेटिज्म नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस भी कम हैं। तो लेट्स स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड। Performance management. Successful performance management is very much a shared responsibility between HR and line managers. Good performance management is crucial. Employees who are empowered to their full potential improve the efficiency, sustainability and profit margins of the business. इस बात पे कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ जो हमेशा एचआर पे डाल दी जाती है फ्रॉम लाइन, वो ये है कि एचआर ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबल है। एचआर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एचआर इज़ जस्ट एन एनेबलर। एचआर उनको इनेबल करती है, एचआर उनको एम्पावर करती है कि वो अपने लोगों को असेस कर सकें। तो इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ लाइन मैनेजर्स एंड HR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल्स क्या होंगे और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को किस तरीके से पूरा प्रोसेस और पूरा साइकिल आपने लेकर चलना है, वो ऑब्वियसली HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हियर इज़ अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपने जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। आपने सबसे पहले तो जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनकी ऑब्जेक्टिव सेटिंग करानी है विद अलाइनमेंट टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस गोल। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, हमारा तो अल्टीमेट मकसद यही है ना कि हमने लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना है। हमने राइट लोगों को हायर कर लिया, उसकी हमने बात कर ली। अब वो लोग आ गए हैं, उन्होंने काम करना है, वो किस तरह करेंगे उसको हमने डिफ़ाइन करना है और हमने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनेबल करना है। अब अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, कि उसने क्या डिलीवर करना है, तो वो किस तरह डिलीवर करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ईयर के स्टार्ट में लोगों के ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करें, उनको बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलाइन करें विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल और उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करें, उन ऑब्जेक्टिव्स की प्रॉपर वेटेज दें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स उनको दे दिए और हो सकता है कि उनमें से एक काम आसान हो और एक थोड़ा मुश्किल हो, और एक काम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो और एक काम की रिलेटिवली उससे कम इम्पोर्टेंस हो। तो अपने जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं लोगों के, उनको प्रॉपर वेटेज दें कि इस ऑब्जेक्टिव की इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज है और इसको इस टाइमलाइंस में आपने अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और वो मेजरेबल होने चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है फीडबैक सेशंस की। फीडबैक सेशंस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग पूरा साल काम करते, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद जब उनका टाइम आया फीडबैक का, अप्रेजल का, लाइन मैनेजर कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। वो कह रहे जी आपने तो ये कहा था अचीव करना है, मैंने तो ये अचीव कर लिया है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर तो वो बहुत बड़ी है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में फीडबैक सेशन एक रखना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स पे, और अगर इतना बड़ा साइज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का तो हर क्वार्टर के बाद फीडबैक सेशंस होने चाहिए ताकि लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें थ्रू लाइन मैनेजर्स फीडबैक कि वो एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और उनको आगे फर्दर कहाँ जाना है और किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सो फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, और ये फीडबैक जाके साल के एंड पर नहीं देना, और ये HR ने, हमने लोगों से करवाना है। आप लाइन मैनेजर को कह देंगे कि जी हर क्वार्टर आपने फीडबैक देना है लोगों का, उसके बाद वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। यू हैव टू सेट अ प्रोसेस, यू हैव टू सेट द टाइमलाइंस, और आपने उनसे फॉलो अप करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अप्रेजल्स का टाइम आ जाता है। अप्रेजल जो है दैट शुड बी, उसका प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अनबाइस्ड हो सके, और ऑब्वियसली उसके अंदर प्रॉपर एस्केलेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि अगर किसी, पहली बात तो ये कि एम्प्लॉयज़ खुद को खुद रेट करें और इसके बाद लाइन मैनेजर उनको रेट करे, बट इफ़ स्टिल दे विल फील कि उनकी रेटिंग सही नहीं हुई है, सो दे शुड हैव एन एस्केलेशन प्रोसेस जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट हो टू HR, ताकि उनके साथ जो है वो जस्टिस हो सके। उसके बाद जब अप्रेजल्स हो गए, हमने डिफ़ाइन कर लिया कि लोगों की रेटिंग्स क्या हैं, कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, तो वक्त आ जाता है टैलेंट मैनेजमेंट का। अच्छा, ये मैं बहुत ही अभी तो सिर्फ आपको बेसिक्स बता रही हूँ, ये हर चीज़ एक एक पूरा टॉपिक है जिस पे एक पूरी हम क्लास सेशन कर सकते हैं या मे बी उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो अप्रेजल था उसकी बेस पर, और प्लस जो उनका आगे नेक्स्ट ईयर के लिए पोटेंशियल है उसकी बेस पर आपने उनके लिए क्या प्लान्स बनाने हैं। जो लोग वीक हैं, लेट्स सपोज अगर
5 की रेटिंग में जो लोग 1 या 2 रेटिंग पर आते हैं, इसका मतलब है कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप उनके परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाएंगे विद लाइन मैनेजर्स। और जो लोग जो हैं वो 4 या 5 की रेटिंग पे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं और आपने उनके लिए फर्दर जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं। फिर यहीं पर इसी फेज़ पर आप देखते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल रिसोर्सेज कौन से हैं जो अगर छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है, पीछे बैकअप है या नहीं है। आप उनका बैकअप क्रिएट करते हो, आप देखते हो। और बैकअप कैसे क्रिएट करते हो? परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान्स के थ्रू। तो आप, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, इट्स अगेन अ टिप, कि जब आप आइडेंटिफाई करते हो क्रिटिकल रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये बंदा तो छोड़ के चला गया, हमारा तो मतलब इतने अरसे के लिए काम सफ़र करेगा और हमारे पास इसका कोई बैकअप भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे? इसका तरीका ये है कि आप फ़ौरन उसका बैकअप क्रिएट करें। एक तो हर क्रिटिकल रिसोर्स का बैकअप होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है, आप उसका नोटिस पीरियड इंक्रीज़ कर दें। अगर 1 मंथ है उसको 3 मंथ्स कर दें, ताकि अगर वो नोटिस सर्व करता है तो एटलीस्ट पूरा काम हैंड ओवर करके जा सके। लर्निंग एंड डेवलपमेंट मोस्टली ड्राइव होती है आफ्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब एक दफ़ा आपका अप्रेजल प्रोसेस हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप लाइन मैनेजर्स के साथ बैठते हो और जब आप ये डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हो स्पेशली, तो आपको पता चलता है कि किस रिसोर्स को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर आप ट्रेनिंग्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। उसके बाद आ जाता है सक्सेशन प्लानिंग। अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग को मैंने पीछे जब हम बात कर रहे थे टैलेंट मैनेजमेंट की, उसमें काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। सो सक्सेशन प्लानिंग भी वही है कि आपने अपने क्रिटिकल रिसोर्सेज को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और आपने कंटीजेंसीज प्लान बनाने हैं। ठीक है जी। एग्जैक्टली, प्रोएक्टिव एज इन कि यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, डॉक्यूमेंटेड प्लान। कुछ भी ज़ुबानी नहीं होगा। आप अपनी टैलेंट मैपिंग करोगे, आप अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम डेवलपमेंट प्लान्स के थ्रू नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं, हाई पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं। सो यू विल हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर दैट। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट अगेन जो है वो बहुत लंबा और बड़ा टॉपिक है और ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें बहुत टाइम चाहिए, बट उसकी भी मैं बेसिक्स कवर करूँगी। कॉम्पनसेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी इंक्लूडेड नहीं होती। कॉम्पनसेशन में अदर बेनिफिट्स वो सब कुछ भी इंक्लूडेड है। फिर कॉम्पनसेशन को आपने डिज़ाइन इस तरीके से करना है कि आपकी इंटरनल इक्विटी भी हो, इंटरनल फेयरनेस भी हो और आप कंपटीशन के साथ भी मैच कर सकें, क्योंकि इंटरनल रिसोर्सेज को आप तब तक मोटिवेटेड रख सकते हैं जब तक उनकी आपस में फेयरनेस होगी, इक्विटी होगी। और बाहर से टैलेंट को जब आपने अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपैटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो यू शुड हैव वेरी कंपेटिटिव सैलरी रेंजेस, जिससे आप अपने इंटरनल लोगों को भी मैच कर सकें और जब आप ऑफ़र दे रहे हैं तो उसको भी, ये नहीं कि आपकी फीलिंग पे आपने ऑफ़र दे दी है कि इसको जो है वो 60,000 ऑफ़र कर देते हैं। यू शुड हैव प्रॉपर सैलरी रेंजेस एज पर योर कंपैटिटर्स, जो भी आपके बिजनेस के कंपैटिटर्स हैं। और आपने, और फिर उस बिजनेस में ऑब्वियसली हर जॉब रोल की सैलरी रेंजेस आप उसके हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे। फिर बात आ जाती है अदर बेनिफिट्स की। अदर बेनिफिट्स को आपने इस तरीके से प्लान करना है पूरे पैकेज को। अब देखें आजकल क्या हो रहा है कि सैलरी जो है ना खाली उसकी गेम नहीं है, गेम बेनिफिट्स की बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग क्या, इवन मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करती हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स पैकेजेस बनाएं। किस तरह कि अगर कोई ऐसा टैलेंट है जो हायर करने से पहले आपको लग रहा है कि मार्केट में मुश्किल से मिल रहा है और हमें मिल गया है, उसको साइनिंग बोनस ऑफ़र करें, उसके साथ बॉन्ड साइन करें 2 साल का,
उसको हायर कर लें। इसी तरह अगर आपने कोई सेल्स का बंदा हायर किया है, सैलरी उसको जितनी भी आप दे रहे हैं उसके साथ एक परसेंटेज रखें प्रॉफिट की, उसके टारगेट्स की। तो आपने जितने भी पैकेज हैं उनको बड़ा स्मार्टली इनोवेटिवली बनाना है। इसी तरह से मैंने you guys can note down this as well, क्योंकि ये भी अगेन टिप है मेरी अपनी पर्सनल। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया कि हमारा जो फिज़िकल साइकिल था दैट वाज जून टू जुलाई। तो जून टू जुलाई में हम बोनस एग्जैक्ट काउंटिंग ईयर, उसमें हम बोनस भी डिस्पर्स करते थे, उसमें हम इंक्रीमेंट्स भी लगाते थे। तो मैंने सीईओ से कहा कि भाई जिसने प्लान करना है वो तो सितंबर अक्टूबर में नौकरी छोड़ने का प्लान कर लेगा, तो अगर लोगों को रिटेन करना है तो एक साइकिल रखें इंक्रीमेंट का, एक साइकिल रखें बोनस का। तो हमने जो काउंटिंग ईयर वाला हमारा साइकिल था उसमें हमने बोनस डिस्पर्स करना स्टार्ट कर दिया और इंक्रीमेंट्स को हम ले गए जनवरी में। उसके बाद LFA को ले गए अगस्त में, कि हर बंदा एक क्वार्टर के बाद अगर छोड़ने का सोचता है तो कहता है नहीं अभी तो इंक्रीमेंट आने वाला है, अच्छा फिर छोड़ने का सोचते हैं तो कहते हैं ओ नहीं बोनस आ जाए, फिर छोड़ने का सोचते हैं तो कहते हैं ओ नहीं LFA आ जाए। तो इस चक्कर में यू कैन रिटेन योर एम्प्लॉयज़। तो आई होप कि कुछ थोड़ा बहुत जो है हमने एक दूसरे से लर्न किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज।